दोस्तों नमस्कार। लव हैकर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं लव हैकर कहानी का एपिसोड नंबर 13। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर जरूर से जरूर करें और जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। दोस्तों, उसके बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो वाली कहानी भी लेकर आएंगे, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13, लव हैकर। राघव ने लावण्य की बड़ी ही तारीफ कर दी थी। उसकी तारीफ सुनकर लावण्य बलश करने लगी। लावण्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने राघव को दोबारा से खाना ऑफर करते हुए कहा, खैर छोड़ो इस बात को, तुम ये खाना तो ट्राई करके देखो। इस बात से राघव ने मना नहीं किया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो तुम इतना कह रही हो तो टेस्ट कर ही लेता हूँ। लावण्य उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसने तुरंत फिश का सबसे अच्छा हिस्सा उठाकर राघव के प्लेट में रख दिया और राघव भी उसको मजे से खाने लगा। ऐसे ही वक्त निकल गया और शाम हो गई। उधर कपूर विला में आरोही अपने रूम में बैठी कमर पकड़े हुई थी। जरूरत से ज्यादा कपड़े धोने और काम करने पर उसकी कमर अकड़ गई थी। तभी कार्तिक बाथरूम से बाहर निकला और उसने आरोही को अपने कमर को हाथ से दबाते हुए देख लिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला और अपने हाथ में पकड़ा हुआ केला तौलिया सोफे पर फेंका और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी आरोही ने ये देखते ही उसको रोकते हुए कहा, अरे हीरो, तुम नहीं सुधरोगे ना? ये कहते वो नाराजगी भरे स्वर में कार्तिक की तरफ देखने लगी। तभी कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं। फिर उसने अपने हाथ हिलाते हुए आगे कहा, देखो ये सफाई का फोबिया तुम्हें है, मुझे नहीं। हम ऐसे ही बेढंगे सही हैं। और ये कहते वो मुस्कुराकर आरोही को देखने लगा। तभी आरोही ने एक हाथ से अपनी कमर पकड़े हुए और दूसरे हाथ से दिखाते हुए उसे कहा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में। वो कार्तिक को ताना दे रही थी, लेकिन कार्तिक ने उसकी बात को ताने के तौर पर नहीं बल्कि मजाक में उड़ाते हुए कहा, मान ही नहीं किया कभी इस बात पर। फिर उसने आरोही की हालात को देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, बेड पर सो जाना, आज मैं गेमिंग जोन में आकर सोफे पर सो जाऊंगा। कमर अकड़ गई है तुम्हारी, मुझे दिख रहा है। वो इतना कह ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। तभी पीछे से आरोही ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू। लेकिन कार्तिक ने न तो उसका शुक्रिया सुना और न ही जवाब दिया, बल्कि अपना फोन अटेंड करके कान पर लगाकर कमरे से बाहर निकल लड़ा। उसने चलते चलते फोन पर कहा, अरे आ रहा हूँ यार। ये कहने के बाद उसने फोन रख दिया और विला की एंट्री गेट से बाहर निकल गया। बाहर ईशान उसकी बाइक पर पहले ही गेट पर खड़ा था, उसका ही इंतजार कर रहा था। दोनों ईशान की बाइक पर सवार हुए और गेमिंग जोन की तरफ चले गए। आज उनकी फायर स्क्वाड का मुकाबला कूल स्क्वाड से था। दोनों स्क्वाड्स के बीच 10,000 की शर्त लगी थी। वैसे तो पहले से ही उनका मुकाबला एक तरफा था, लेकिन आरव और ईशान ने कार्तिक को बताया था कि कूल स्क्वाड में नया प्लेयर आ गया है, जो एक प्रो प्लेयर था और उसकी विनिंग रेंज भी बहुत अच्छी थी। कार्तिक को पता चला कि वह दुनिया की पबजी प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप 15 में शामिल था, जिसकी वजह से कार्तिक को भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। कार्तिक ने कभी आज तक आईडी से गेम नहीं खेला था, इसलिए उसकी रैंकिंग का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। बस सभी यही जानते थे कि ये सब गेम में कोई बग ना आ जाए, फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, तब तक कार्तिक को कोई रोक नहीं सकता। वो कुछ ही देर में गेमिंग जोन में पहुंच गए। हमेशा की तरह उनका रूम पहले से ही तैयार था। आरव वहां बैठा उनका इंतजार कर रहा था। उसने कार्तिक को देखते ही खुश होते हुए कहा, अरे मेरा भाई आ गया। अरे चीते, आजा। अब हम कूल स्क्वाड को बताएंगे कि असली फायर किसको कहते हैं। तभी आरव का फोन बज उठा। उसने फोन उठाते ही कहा, हाँ राहुल, हमारा चीता आ गया है। अब शुरू करते हैं, बता कितने की लगानी है बेट। राहुल कूल स्क्वाड का लीडर था और आरव ही उसके साथ डील कर रहा था। उधर से राहुल ने कॉन्फिडेंस भरी आवाज में कहा, मैंने कहा तो था 10,000 की लगानी है। वो अपनी टीम के नए प्लेयर को कार्तिक के साथ भिड़ाकर उसकी स्पीड टेस्ट करना चाहता था, लेकिन तभी इधर से आरव ने राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार क्या मजाक कर रहे हो? ये बच्चों वाली बैट कौन लगाता है? मुझे लगता है बच्चों की पॉकेट मनी बंद हो गई है क्या, जो सिर्फ 10,000 निकाल रहे हो। वो जान बूझकर उसे ताना मार रहा था।
आरव का ताना सुनकर राहुल भी एक्साइटेड हो गया। उसकी ऐसी इंसल्ट करने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। वो शिमला के एक बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। उसने तुरंत एक्साइटेड होते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे हारने हैं तो ठीक है, मैं तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। चलो हम 2-2 लाख की बेट लगाते हैं। हाँ, तुम्हें हारने के बाद मेरे से घुटने के बल बैठकर माफी भी मांगनी पड़ेगी और साथ ही पापा भी कहना पड़ेगा। राहुल के चेहरे पर शैतानी झलक रही थी। आरव उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। यहाँ तक कि बात पैसों की थी, सब ठीक था और वो 2-4 लाख की शर्त लगाने के लिए तैयार था। असल में आरव को कार्तिक पर पूरा भरोसा था, लेकिन यह माफी मांगने वाली बात कुछ ज्यादा हो गई थी। तभी उसके चेहरे के बदले हुए हाव भाव देखकर कार्तिक समझ गया था कि गड़बड़ कुछ है। इसलिए उसने जल्दी से आरव के हाथ से फोन लिया और राहुल से बात करने लगा। वो जल्दी से किसी बात को अपने ईगो में नहीं लेता था, लेकिन आज उसको राहुल का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो अब उसके इस चैलेंज को रिजेक्ट करके अपने रेपुटेशन को धूमिल नहीं होने दे सकता था। इसलिए उसने तुरंत राहुल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उसने भी राहुल के सामने वही एक शर्त रख दी। उसने राहुल से कहा, राहुल, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। आज ये गेम स्क्वाड और स्क्वाड का नहीं होगा, वर्सेस सिंगल होगा। हमारी टीम से इस गेम में पार्टिसिपेट मैं कर रहा हूँ और तुम लोग अपनी तरफ से किसी भी प्लेयर को भेज सकते हो। यह शर्त रखने के बाद राहुल के जवाब का इंतजार करने लगा। राहुल ने भी उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ पल के लिए फोन की दूसरी तरफ से शांति छा गई। राहुल ने कुछ देर सोचा और अपनी स्क्वाड के बाबी मैंग्रोव के चेहरों की तरफ देखा। उन सभी के चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि उनमें से कोई भी कार्तिक का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनके स्क्वाड टीम में जो नया लड़का आया था, उसने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, राहुल, तुम चुपचाप चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तो देखूं जरा वो कितनी बड़ी टॉप है। उस हैंडसम लड़के की बात सुनकर राहुल भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। उसने खुश होते हुए फोन पर कार्तिक से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जैसे वो पहले ही जीत गया हो। इसके बाद उसने अपना फोन काटा और जाकर प्ले स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और प्ले स्टेशन में लगा दी। पेन ड्राइव लगते ही उसका पूरा प्रोफाइल सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया। कुछ देर में दोनों के बीच मैच शुरू हो गया। दोनों ही चिकन डिनर के आपस में लड़ रहे थे। दोनों ही बहुत कुशलता से गेम खेल रहे थे। कार्तिक ने देखा कि सामने वाला प्लेयर भी बहुत स्किल्ड था। उसने लगभग 2 ही मिनट में 10 किलिंग कर दी, जबकि कार्तिक अभी 5 पर ही था। टोटल मैच में अभी तक 40 प्लेयर एक्टिव थे, बाकी को पहले ही खत्म कर दिया गया था। अब और ईशान कार्तिक के बगल में बैठकर इस मैच को दौड़ा देखकर परेशान हो रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक कितना पीछे कैसे रह गया। तभी कार्तिक ने लगातार 3 बंदों को मार दिया, लेकिन अभी वो ओपोनेंट से पीछे ही था। अब मैच में सिर्फ कुछ प्लेयर एक्टिव थे। कार्तिक को जीतने के लिए 3 प्लेयर को मारना था। उसका अपॉर्चुनिटी जितने भी प्लेयर मारे उतना ही उसके लिए अच्छा था। कार्तिक को उसको बीट करना मुश्किल हो जाता जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती जा रही थी। गेम का प्लेइंग एरिया भी छोटा होता जा रहा था। कार्तिक वाकई प्लेयर को ढूंढने की बात कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी प्लान नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा कि उसके ओपोनेंट ने एक और प्लेयर को मार गिराया। अब उसका ओपोनेंट 3 की लीड से लेकर चल रहा था। कार्तिक को जीतने के लिए अब 3 ही प्लेयर चित करने थे। सभी ने सोच लिया था कि कार्तिक उस लड़के को हरा नहीं सकता है। जहां तक कि राहुल और उसके स्वाद ने तो जीत का जश्न मनाना शुरू भी कर दिया था। वो पिछले कुछ सालों से कार्तिक से हारता आ रहा था। ये पहली बार था जब उसकी टीम का कोई बंदा कार्तिक से लीड कर पाया था। इधर कार्तिक की भौहें भी सिकुड़ गई थी। उसने अब और तेज खेलना शुरू कर दिया। तभी उसको मैच में कुछ फुटप्रिंट दिखाई दिए। उसने देखा कि आसपास 3 लोग उसके घूम रहे हैं। कार्तिक जल्दी से एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ा और उसने तीनों पर बारी बारी समयपिंग करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही उसने पहले प्लेयर को मार गिराया, बाकी के 2 प्लेयर्स ने एक साथ उसके ऊपर हमला कर दिया। कार्तिक की हेल्थ बिल्कुल कमजोर हो गई थी। उसने जल्दी से बैंडेज और एनर्जी ड्रिंक ली और दोबारा मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। वो प्लेयर से छुप गया था। उसने अब ग्रेनाइट का सहारा लेकर उन दोनों प्लेयर्स को बारी बारी मार गिराया था।
अब कार्तिक और उसका ओपोनेंट एक ही लेवल पर थे। गेम में सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। किलिंग रेट तो दोनों की एक सी हो गई थी, इसलिए अब दोनों को एक दूसरे को ही मारना था। चिकन डिनर तक पहुंचना था। कार्तिक ने अपने ओपोनेंट को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना चालाक था कि बार बार छुपता जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि ब्लू जोन भी बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। अब उसके ओपोनेंट के पास उसके साथ आमने सामने करने का मुकाबले के अलावा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कार्तिक को ढूंढ पाता, कार्तिक ने दूर से ही एक बिल्डिंग के ऊपर से गोली का निशाना लगाया और गोली चला दी। तभी सभी ने गेम की आवाज सुनाई दी, हेडशॉट। और इसी के साथ कार्तिक की स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, विनर विनर चिकन डिनर। जैसे ही उसकी स्क्रीन पर विनर विनर चिकन डिनर लिखा हुआ आया, एक पल के लिए अब आरव और ईशान दंग रह गए थे। इसलिए उन्होंने ये बहुत बार देखा, लेकिन फिर भी आज एक ऐसा मैच था जिसमें वर्ल्ड लेवल के टॉप 15 की लिस्ट में शामिल एक प्लेयर कार्तिक के साथ मुकाबला कर रहा था। इसलिए उन दोनों का दिल थोड़ा सा तेजी से चल रहा था। लास्ट मोमेंट तक दोनों को कार्तिक की जीत पर विश्वास हो ही नहीं रहा था। वहीं उधर राहुल और उसकी स्क्वाड टीम भी शौक में थे। उनका प्लेयर अभी तक जीत रहा था, फिर एकदम से परिवर्तन आ गया। वो उनको हजम नहीं हो रहा था। वो अभी भी सदमे से बाहर निकल नहीं रहे थे कि तभी राहुल का फोन बज उठा। उसने फोन उठाकर देखा तो आरव ने उसको कॉल लगा ही दिया था। राहुल ने बेमानी से फोन उठाया और कहा, ठीक है भाई, मैं अभी आपको पैसे भेज रहा हूँ। माफी मांगने के लिए हम लोग आ रहे हैं। फोन की स्क्रीन पर आरव का नाम देखते ही वो समझ गया था कि उसको चिढ़ाने के लिए वो फोन कर रहा है। इसलिए उसने आरव के कुछ कहने से पहले ही शर्त पूरी करने के बारे में कह दिया और फोन तुरंत रख दिया। वहीं उधर जब आरव का फोन कटा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो तीनों बेसब्री से राहुल और उसकी स्क्वाड का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में राहुल अपनी टीम के साथ वहां आ गया। उसने अब और 2 लाख रुपए निकाले और सबके सामने घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगी। माफी मांगते समय वो इतना शर्मिंदा हो गया था कि उसके बाद एक पल के लिए वहां नहीं रुका और जल्दी से वहां से निकल गया। वहीं कार्तिक, आरव और ईशान पैसे को देखकर खुश हो रहे थे। तीनों ने 50-50 हजार रुपए अपने अकाउंट में डालने और बाकी के 50 हजार रुपए से पार्टी करने के बारे में सोच लिया था। वो तीनों क्लबिंग का प्लान कर रहे थे। क्या तभी अचानक ईशान का फोन बज उठा। ईशान ने फोन निकाल कर देखा तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो थोड़ा हैरान हो गया था। तभी उसने कॉल अटेंड किया और कान के लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज सुनाई थी, बेटा बेटा ईशान, कहाँ है तू? जल्दी से हॉस्पिटल आजा, तेरे पापा का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। यह आवाज उसकी माँ की थी, जो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसकी बात सुनकर ईशान भी घबरा गया। उसने घबराते हुए पूछा, माँ माँ कौन सा हॉस्पिटल माँ? उसके मुंह से हॉस्पिटल का नाम सुनते ही कारक, तिक और आरव भी घबरा गई और वो सवालिया नजरों से ईशान की तरफ देखने लगे। वहीं उधर ईशान ने की माँ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा मैं अभी सिटी हॉस्पिटल हूँ, तो जल्दी से यहाँ आ जा। ईशान ने तुरंत अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ माँ चिंता मत करे, मैं बस यहाँ पहुंच ही रहा हूँ। हालांकि वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसको आप हॉस्पिटल का पता चल गया था और उसने फोन रखा और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। तभी कार्तिक और आरव ने पूछा, क्या हुआ ईशान, हॉस्पिटल में कौन है? ईशान ने घबराई हुई आवाज में कहा, यार मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया यार। उसकी बात सुनते ही कार्तिक और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कार्तिक ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, चल फिर क्या खड़ा खड़ा सोच रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। ईशान ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और तीनों जल्दी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। गेमिंग जोन से सिटी हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उनको हॉस्पिटल पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने देखा ईशान की माँ चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी। तीनों जल्दी से ईशान की माँ के पास पहुंच गए। उनके पास पहुंचते ही ईशान ने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ क्या हुआ है पापा को, कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसकी माँ ने उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ देखा और रोते हुए गले लग गई। वो रोए ही जा रही थी और ईशान उसको संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्होंने रोते रोते कहा,
बेटा, तुम्हारे पापा आज ऑफिस मीटिंग से घर आ रहे थे। अंधेरा होने की वजह से उनको रोड पर गड्ढा नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और टक्कर सीधा जाकर ट्रक से हो गई, जिसकी वजह से गंभीर चोट लगी है। डॉक्टर कह रहे हैं तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और 5 लाख रुपए भी मांग रहे हैं। ईशान उनका कंधा सहला रहा था, उनको शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी माँ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी माँ ने सुबकते हुए कहा, बेटा, मैंने 2 लाख का इंतजाम तो कर लिया, अभी 3 लाख और कम है। अब हम क्या करें? डॉक्टर कह रहे हैं कि पैसे पहले भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये कहने के बाद उसकी माँ एक पल के लिए पीछे हटी और अपने गले में से सोने की चैन उतारते हुए बोली, बेटा, तू एक काम कर, ये चैन ले और इसको बेच कर आ, कम से कम 1 लाख रुपए तो मिल जाएगी। उसने इतना ही कहा था, तभी आरव और कार्तिक ने उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, आंटी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता न कीजिए, हम अभी ऑपरेशन का बिल पे करके आते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों मुड़े और बिलिंग काउंटर की तरफ चल पड़े। आरव के अकाउंट में अभी 1,20,000 रुपए थे और कार्तिक के अकाउंट में 2 लाख। आज वाली गेम के मिलाकर उसके पास पूरे 5 लाख रुपए हो रहे थे। उन दोनों ने वो 2 लाख रुपए भी नहीं लिए जो ईशान की माँ कह रही थी। उनके पास जो थे, दोनों बिलिंग काउंटर पर पहुंचे और दोनों ने जल्दी से अपना अपना बैंक कार्ड निकालकर पेमेंट कर दी। जल्दी से ईशान के पापा का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका था। जैसे वो दोनों बिल पे करके वापस ईशान और उसकी माँ की तरफ पहुंचे, तो दोनों माँ बेटे उन दोनों को देखते ही भावुक हो गए थे। ईशान की आंखों में तो आंसू आ गए थे। कार्तिक और आरव ने जब उसको इतना भावुक देखा, तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अरे क्या तू लड़कियों की तरह रो रहा है? साले हम अभी है ना। ऐसे ही तीनों दोस्त एक दूसरे की दोस्ती को महसूस करते हुए भावुक हो गए थे। ईशान के पापा का ऑपरेशन होने के बाद कार्तिक आरव के साथ घर की तरफ वापस चल पड़ा। जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकले, कार्तिक की नजर एक मेडिकल स्टोर पर पड़ी। उसको मेडिकल स्टोर को देखते ही कुछ याद आया। वो उस मेडिकल स्टोर की तरफ चल पड़ा। उसको ऐसे मेडिकल स्टोर की तरफ जाता देखकर आरव ने उससे पूछा, अरे कहाँ जा रहे हैं चिता? कार्तिक ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मेडिकल स्टोर पर जा रहा हूँ बाम लेने के लिए। बाम? आरव ने हैरान होते हुए उसकी बात दोहराई और कहा, अरे बाम का क्या करेगा? कार्तिक ने मजाकिया अंदाज में हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी कमर अकड़ गई है। और उसके बाद वो मेडिकल स्टोर पर गया और एक बाम खरीद ली। उसके बाद कार्तिक आरव के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। जैसे वो अपने कमरे में पहुंचा, देखा कि आरोही सो रही थी। सो रही आरोही को देखकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने बाम उसके तकिए के पास रख दी। तभी उसकी नजर आरोही के मासूम चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था। तभी हवा की वजह से उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए, जिनको देखते ही कार्तिक ने उनको हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वो उसके बाल हटाने जा रहा था, वैसे ही एकदम आरोही ने आंखें खोल ली। कार्तिक उसकी खुली हुई आंखों को देखकर एकदम से घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा, वो मैं चार्जर ले रहा था। ये कहते हुए उसने आरोही की चार्जर की तरफ इशारा किया। अब क्या सोचेगी आरोही? क्या आरोही कुछ गलत सोच लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी में मजा आ रहा है तो एक दो लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कर देना।